नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 19 अप्रैल में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि पहले फेज की जो वोटिंग होगी उसमें वोटर्स का उत्साह किस तरह से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। ये 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं इस लिहाज से कि इन सीटों पर किसानों कि अगर खास तौर पर हम बात करते हैं तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, जाटों का प्रभाव है इन सीटों पर। और उसके साथ साथ आरएलडी जो कि पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, अब आपको पता है कि वो पलट गए हैं और दिल जीत लिया है मोदी जी ने उनका और जयंत चौधरी का, और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ये 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये 8 सीटें जो है उनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और बाकी सीटों पर भी होता हुआ नजर आता है। आपको पता ही है कि अभी सहारनपुर में थे नरेंद्र मोदी, और सहारनपुर में जब वो मौजूद थे तो वहां पर जो उन्होंने बातें कही, एक मुद्दा विहीन सियासत वो वहां पर करते हुए नजर आए। वहां पर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कोसते हुए नजर आए। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस रैली से जयंत चौधरी गायब थे। अभी से ही जयंत चौधरी को दरकिनार करने का, किनारा करने का सिलसिला शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सोचिए, अगर इलेक्शन से पहले ये हाल है तो इलेक्शन के बाद जो भी परिस्थितियां बनती हैं उनमें जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के साथ क्या कुछ हो सकता है। अभी की स्थिति, अभी की परिस्थिति इन सीटों पर क्या कुछ होती हुई नजर आती है। पीलीभीत की भी बात करेंगे, क्योंकि पीलीभीत पर आपको पता है कि वरुण गांधी अब वहां से कैंडिडेट नहीं है। लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि जो वरुण गांधी को जो सपोर्टर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ टिल्टेड होता हुआ, उधर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता ही है कि मेनका गांधी ने भी बयान दिया था कि सपोर्टर्स रोए थे जब उनका टिकट पीलीभीत से काटा गया था और कोई अच्छा और बड़ा फैसला वरुण गांधी ले सकते हैं, ये मेनका गांधी की तरफ से कहा गया था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम गहन चर्चा करेंगे कि आखिर इन 8 सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां क्या हैं, किसके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसान नेता तो हैं ही वो, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एनालिस्ट हैं और तमाम तरह की सियासी सरगर्मियों पर उनकी बारीकी से नजर रहती है। पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल आपका। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आरएलडी के इंडिया गठबंधन में होने और आरएलडी के अब बीजेपी में होने से इन 8 सीटों पर क्या कुछ स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर पर आपने सहारनपुर की वो रैली देखी होगी और उसकी चर्चा बहुत है, क्योंकि सहारनपुर वो सीट है जो जाहिर सी बात है, कैराना की अगर हम बात करते हैं तो, और अगर हम वहां की विधानसभाओं की बात करते हैं तो कई विधानसभाएं उससे लगती हुई नजर आती हैं। अगर वहां पर भी जयंत चौधरी स्टेज पर, मंच पर नजर ना आए तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए बुशरा जी, जब से इंडिया गठबंधन को छोड़ करके और भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी गए हैं, तब से किसानों में और विशेषकर जाटों में जो इनका बेस वोट माना जाता है उसमें भारी रोष है। उनका कहना यह है कि 10 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और जो खेती किसानी के मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी की लीगल गारंटी हो, अग्निवीर योजना हो, या जो है किसानों को कुचलने की बात टेनी ने जो की थी उसकी बात हो, या 750 किसान यहाँ पर शहीद हुए उसकी बात हो, या जाटों के आरक्षण की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा वायदा करने के बावजूद भी फेल रही और 10 साल से लगातार जो है बहुत ज्यादा ज्यादतियां जो है इस किसानों के ऊपर, विशेषकर जाटों के ऊपर पूरे देश भर में, वेस्टर्न यूपी में भी और हरियाणा में विशेषकर, जब भी कोई रैली करने, मीटिंग करने निकलते हैं किसान तो उनके ऊपर लाठीचार्ज जिस तरीके से पिछले 10 साल से हो रहा है। तो आज भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान वहां पर तंबू लगा करके बैठे हुए हैं, कैसी अत्याचार हुए। तो सारी चीजों को देखते हुए जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन में 7 सीटें उनको दी जा रही थी, उसको छोड़ करके सत्ता के लालच में जैसे वहां गए, तो इसमें भारी रोष उनके बेस वोटरों में है। पहले ही जो है ये कमजोर हो गए थे, लेकिन अब जो मुसलमान हैं वो इनकी तरफ से भाग चुके हैं
और जाट भी जो है इनकी तरफ से जितने थे उसमें से वे आधे भाग करके इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। और जिस प्रकार से ये 2-3 रैलियां अभी हुई हैं, सबसे पहले तो इनकी भारी बेइज्जती, केवल इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवश्य दे दिया हो, लेकिन मेरठ की जो रैली हुई थी पिछले इतवार को, उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे और वो इस उपलक्ष्य में थी कि उसमें भारत रत्न जो चौधरी साहब को दिया गया है तो उसके उपलक्ष्य में थी और राजनीतिक रैली भी थी। उसमें ना तो इनको जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री के आसपास बैठाया गया, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री के दाएं या बाएं बैठते हैं कुर्सी पर, सीटिंग अरेंजमेंट से पता लगता है। और इनको संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से कैंडिडेट है भाजपा के, उनसे भी कमतर आंकते हुए, छोटा मानते हुए इनको उसके बगल की सीट पर प्रधानमंत्री से दूर बिठाया गया। जब माला डालने की बात आई तो माला में भी इनका कोई नंबर नहीं आया। एक हल भेंट किया गया था तो बड़ी दयनीय स्थिति बनी कि जब हल भेंट किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी को तो सबने हल को हाथ लगाया, तो ये पीछे से 2 बार थपकी मारते हैं संजीव बालियान की पीठ पर कि साहब मेरा भी थोड़ा बहुत जो है इसमें सहयोग करवा लो। तब जाके संजीव बालियान पीछे देख करके इनका हाथ पकड़ के आगे करते हैं। तो बड़ा इनका दयनीय, और उस भाषण के दौरान 2 बार इनको टोका गया कि भाई आप शॉर्ट कर दीजिए। उनकी भारी बेइज्जती पहले तो वहां हुई, ना ही मंच पर इनका कोई फोटो हुआ था। अब आइए इसके बाद सहारनपुर की रैली जो परसों हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहां मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण रैली में भी पश्चिम यूपी का जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्टनर है आरएलडी, उसके मुखिया को नहीं बुलाया गया। पहले न्योता था और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी आरएलडी ने इसको प्रचारित कर दिया था कि भाई संयुक्त रैली में प्रधानमंत्री की और इनके साथ जा रहे हैं, जयंत चौधरी शामिल होंगे। लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया, ऊपर से निर्देश आए जो हमने पता किया और वो वहां नहीं जा पाए, तो उसमें भी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो राजस्थान चले गए, लेकिन योगी जी खुद इन्हीं के कैंडिडेट के सपोर्ट में बिजनौर गए, जो चंदन चौहान का कैंडिडेट है, वहां पर भी ये नहीं पहुंचे। इससे ये पता लग रहा है कि आपस में जो है नाराजगी इस गठबंधन में है, भारी बेइज्जती जो है जयंत चौधरी की जा रही है, और जाटों में ये संदेश जा रहा है। और जाट ये देख करके, मैं बताऊं, ज्यादातर जाट प्रसन्न है कि साहब इनको यही ये डिजर्व करते थे, इनके साथ यही व्यवहार होना चाहिए था। जिस प्रकार से धोखाधड़ी करके ये जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके दूसरी जगह गए थे, इनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। और हम तो बार बार कहते रहे कि आपको भाजपा ने वहां बुला करके खत्म करने की कोशिश की है, वही नतीजा सबके सामने अब आता चला जा रहा है। जी जी पुष्पेंद्र जी, ये माना जाता है कि नेता भले ही आपस में गठबंधन कर लें, लेकिन जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं, क्या उनका भी आपस में कोई गठबंधन हो पाता है? क्या उनका मन बदल पाता है इस परिस्थिति में? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि हमने कई ऐसे खबरें भी देखी, कई ऐसी वीडियोस भी देखी जब कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए नजर आए। हमने ये भी देखा है कि जो कोर वोटर माना जाता है आरएलडी का, वो पूरी तरीके से नाराज है और वो पूरी तरीके से बटा हुआ है। मुसलमान तो जाहिर सी बात है जो वो वोट करते थे वो पूरी तरीके से अब गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भले ही स्टेज पर या फिर कागजों में ये गठबंधन हो गया हो, लेकिन जमीन पर इसकी परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रही हैं। और लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी इसका एहसास हो रहा है और शायद बीजेपी को भी है, इसीलिए वो स्टेज से नदारद हैं और उनको जमीन पर भी लग रहा है कि जिस लिए उन्होंने गठबंधन किया, क्या मजबूरियां रही होंगी, वो फायदा तो उनको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए बुशरा जी, मैं अब सीटों के हिसाब से आकलन बताता हूँ, कौन सी सीट पे क्या स्थिति बन रही है। ये बागपत की घटना है जो आपने बताई कि बागपत में जो है आपस में कार्यकर्ता भाजपा के और ये भिड़ गए थे। अभी 2-3 दिन पहले बागपत में भी एक रैली थी और उसमें मुख्य अतिथि थे योगी जी, और उसमें हालांकि ये जरूर पहुंच गए थे जयंत चौधरी, लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग अभी वर्तमान में सांसद हैं सत्यपाल सिंह जी कमिश्नर साहब, उन्होंने अपने भाषण में अपना बखान ज्यादा किया। बताया कि मैंने इतनी सड़क बनाई, इतना मैंने विकास किया, ये रेलवे लाइन बनाई, ये चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़ाई, ये पुल बनाए, और मैं बड़ा अच्छा कैंडिडेट था। उनका कहने का अर्थ यह था मेरा टिकट एक तरीके से गलत कटा है। और जो है उन्होंने कोई अपील राजकुमार सांगवान जो लोकदल का और भाजपा का ज्वाइंट कैंडिडेट है लोकदल पार्टी से, उसके पक्ष में नहीं की, और कह दिया कि भाई मैं केवल इनको शुभकामनाएं देता हूं। और जो अंदर खाने इनके लोग सब तमाम लोगों के टच में हम भी रहते हैं, उनका कहना यह है कि भैया हम तो इनकी ज्यादा रैलियों में जा नहीं रहे हैं,
ना ही हम इनको सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और आपस में एक तनाव बना हुआ है, क्योंकि सतपाल सिंह जी जानते हैं कि 10 साल में, उनका ये मानना भी है कि 10 साल से मैंने जब इनके पिताजी को हराया, पहले चौधरी अजय सिंह को 2014 में, 2019 में मैंने स्वयं जयंत चौधरी को हराया, और इस सीट पे हराया जो इनका गढ़ माना जाता है, बागपत, जहां से चौधरी चरण सिंह जी की विरासत चलती थी, वहां इनकी जड़ थी और वो वहां से सांसद हुआ करते थे। तो मेरे से बड़ा किसान नेता या जाट नेता और कौन है? तो मेरा तो टिकट काटा नहीं जाना चाहिए था। अब ये नहीं चाहते कि इनके व्यक्ति के माध्यम से दोबारा से इनकी इस इलाके में जड़ जमे और आगे के लिए इनका भविष्य सतपाल सिंह जी का परमानेंट समाप्त हो, और बाकी जो भी भाजपा के नेता वहां हैं उनका भी भविष्य समाप्त हो। तो वो भारी विरोध इनका अंदर खाने कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी यहाँ टिकट एक पहले मनोज चौधरी जाट जाति से आते हैं, उनका किया था, उसका काट के अब इन्होंने अमरपाल शर्मा जी का कर दिया है। अमरपाल शर्मा जी ब्राह्मण होने के नाते भारी बहुमत उनको जो है, एक तरीके से जो ब्राह्मण समाज है वो सारा का सारा जो भाजपा की तरफ रहता था, वो सारा लामबंद इनके पीछे हो गया अमरपाल शर्मा जी की तरफ। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति बागपत में होती आई है। तो जो जाट को पसंद नहीं करती, जातियां छोटी जातियां हैं या ब्राह्मण समाज है, या कुछ गुजरों में भी है या अन्य है, वो सारे के सारे भी, जो हिंदू जातियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे अमरपाल शर्मा की तरफ चले गए हैं। और मुसलमान या भारी तादाद में 25-30% मुसलमान है, वो तो नाराज है ही है, वो सारे के सारे अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उनके पास चले गए। तो पहले जो लग रहा था कि शायद ये जीत जाएं राजकुमार सांगवान जी, भारी मुसीबत में अब ये सीट नजर आ रही है, और हो सकता है कि ये उसमें चुनाव भी हार जाएं। बाकी मैं एक एक सीट का आगे आपको बताता हूँ। जी कैराना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैराना की बात करें तो वहां से इकरा हसन है, पढ़ी लिखी हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं, बहुत चर्चा है उनकी। वो शायद सबसे पहली कैंडिडेट होंगी जिनका टिकट जो है कंफर्म हो गया था। जब गठबंधन था आरएलडी के साथ तभी उनका टिकट कंफर्म हो गया था, गठबंधन टूट गया लेकिन कैंडिडेट वही है। बहुत मेहनत वो करती रही हैं और उनका पूरा राजनीतिक परिवार का पूरा एक इतिहास उनका रहा है। क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि बड़ी तादाद में वहां इस सीट पर भी मुसलमान हैं और जाट और मुसलमान जिस तरफ इकट्ठा होकर वोट दे दें वही जीतता हुआ नजर आता है, यहाँ पर गुज्जर कैंडिडेट है बीजेपी का, आपको वहां कैराना के क्या समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बुशरा जी, जो इकरा हसन जी है ये गुजर कन्वर्टेड मुसलमान, तो गुजरों में भी इनकी भारी पैठ है। और दूसरा जो कैंडिडेट प्रदीप चौधरी है वो तो गुजर समाज से है ही है। प्रदीप चौधरी के पांव उखड़ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और क्योंकि ये एक तो सौम्य चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, बड़ी आत्मीयता से ये सभी बुजुर्गों से और तमाम लोगों से गांव में मिलती है, और ये करीब 1-1.5 साल से इस क्षेत्र में मेहनत कर रही है। और जो एक जो ये नाहिद हसन जी, इनके भाई भी एमएलए हैं, इनकी मदर भी एमपी यहाँ से रही है, इनके फादर साहब भी एमपी रहे, तो ये अच्छी एक विरासत इनकी है यहाँ पर। और मुस्लिम गुजरों में इनकी बड़ी पैठ है, और हिंदू गुजर भी इनको जो है बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखता है, और उन्हें लगता है कि जो है इनके साथ हमें रहना चाहिए। अब आइए बात जाटों की। जाटों के जो है, जिस तरह से अपमान मान लीजिए जयंत चौधरी का मेरठ में हुआ या सहारनपुर की रैली में वो हाजिर नहीं हुए, और जिस तरीके से ये पलट करके इंडिया गठबंधन छोड़ के वहां गए, तो जाटों में भारी नाराजगी है। जाटों ने मन बना लिया है कि हम बेशक, जो ये कहते थे कि चवन्नी नहीं हूं मैं, पलटूंगा नहीं, इन्होंने अपने आप को चवन्नी साबित कर दिया हो, लेकिन हम लोग एकजुट होकर के, लामबंद होकर के इकरा हसन के पीछे जाएंगे। और इकरा हसन जी का एक जो झटका बीच में माना जा रहा था कि भाई आरएलडी के वहां जाने से बड़ी दिक्कत हो सकती है इकरा हसन को, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और जो सम्मान भाजपा में जाने के बाद जयंत चौधरी को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। इस वजह से सारे के सारे जाट जो है इकरा हसन की तरफ बहुतायत में जा रहे हैं, और उनका चुनाव वहां बन चुका है, और निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से इकरा हसन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैराना से जीतेंगे। जी। और मुजफ्फरनगर की स्थिति आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है? मुजफ्फरनगर जहां से संजीव बालियान कैंडिडेट है बीजेपी के, और वहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, और उनमें कड़ी टक्कर जो है वो मानी जाती है। आपको पता ही है मुजफ्फरनगर की पृष्ठभूमि क्या रही है, वहां पर किस तरह की सियासत, सांप्रदायिक सियासत वहां पर होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में उसको पाटने की कोशिश की गई विधानसभा के। लेकिन अभी फिलहाल तब की स्थिति में और अब की स्थिति में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? क्योंकि तब गठबंधन के अलग दल थे, अब गठबंधन के अलग दल हैं, तो मुजफ्फरनगर की स्थिति आपको क्या लग रही है फिलहाल जमीनी? देखिए, मुजफ्फरनगर में सीट फंस चुकी है,
और जो इनको लगता था जिस प्रकार से हम पहले जीते थे संजीव बालियान जी को, वो स्थिति नहीं है। संजीव बालियान जी वाकई दूसरे नंबर तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नंबर पर हरिंदर मलिक जी जो कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने भारी बढ़त बना दी है। उसका कारण यह है कि एक तो ठाकुर समाज इनसे भयंकर नाराज है संजीव बालियान जी से। उन्होंने जो सरदना सीट पर संगीत सोम है, उनमें ये इंप्रेशन है ठाकुरों में कि उनकी वजह से, संजीव बालियान जी की वजह से वो 2022 का चुनाव हारे, और उनको ठाकुर जो है एक बड़ा नेता मानते हैं। और उन्होंने भी कई पंचायतें करके जो है इशारों में कह दिया है कि साहब इस बार गद्दार को सबक सिखाना है। मैं ये तो नहीं कहूंगा नाम लेके गद्दार कौन है, लेकिन आप सब जानते हैं। और गद्दार के पक्ष में यदि मैं भी वोट मांगने आऊं तो मेरी बात आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन इसको हराना है। इस तरह की अनेकों पंचायत वहां हो चुकी है। कल ठाकुर समाज वैसे भी ओवरऑल पूरे देश भर में जो है भाजपा से खिन्न बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी की बार बार बेइज्जती हुई है, कभी माला में उनका आपने देखा होगा कि सर बाहर को निकालने पर मजबूर हुए, कभी यहाँ पर इंडिया गेट के ऊपर 26 जनवरी के ओकेजन पर उनको पीछे को प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अभी मेरठ की रैली में भी योगी जी से भी जो है हाथ नहीं मिलाया। तो ये तमाम चीजें, और अभी पीछे गुजरात में जो इनके पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उन्होंने एक हल्का स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये लोग तो जो है कहीं ना कहीं मुगलों के दरबारों में इसमें उनसे रोटी बेटी का रिश्ता रखते थे। तो भारी विरोध वहां भी हो रहा है। तो ये एक ननौता सहारनपुर में भी एक बहुत बड़ी महापंचायत, जिसमें लाखों ठाकुर समाज के, राजपूत समाज के लोग अनेकों राज्यों से आकर के जुटे थे कल ही। उसके बाद उन्होंने वहां घोषणा कर दी कि सारे देश में हम लोग जो है भाजपा का बहिष्कार करते हैं। भाजपा का और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। भाजपा को हम बिना मांगे वोट देते रहे, लेकिन भाजपा ने हमारे लोगों को पीछे हटाने का, हमारे टिकट काटने का काम किया है। जैसे गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह जी का टिकट कट गया, और तमाम भी इनको टिकटों की जहां जहां आशा थी वो टिकट नहीं मिले, इस वजह से ठाकुर समाज ने विरोध कर दिया। इसी तरीके से बसपा ने प्रजापति समाज का जो है कैंडिडेट उतार दिया, तो वो भी वोट इन्हीं के साथ जाती थी भाजपा के, तो वो कट जाएंगी। इधर त्यागी समाज भयंकर नाराज है, उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है। सैनी समाज भी अच्छा खासा नाराज चल रहा है। गुर्जर समाज ने नारा ही दे दिया है कि भाई योगी मोदी से बैर नहीं, लेकिन संजीव बालियान तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह की पंचायत हो रही है। तो तमाम वोट बैंक जो भाजपा को मिल जाता था, संजीव बालियान के सपोर्ट में खड़ा होता था पिछले 2 चुनावों में, वो सारा का सारा इनका विरोध करते हुए हरिंदर मलिक जी की तरफ जा रहा है। हरिंदर मलिक जी भारी बहुमत से इसमें जीतने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आरएलडी के आने के बाद, क्योंकि आरएलडी के सुप्रीमो जो उस टाइम थे इनके जयंत चौधरी जी के पिताजी, उनको 6,500 वोटों से संजीव बालियान ने पिछले चुनाव में हराया था। इनको भी कहीं ना कहीं टीस है कि संजीव बालियान वास्तव में हारना चाहिए। तो इन्होंने अंदर खाने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रखा है कि भाई इस बार इसको हरा करके चौधरी अजीत सिंह जी की हार का बदला इनसे लेना है। हालांकि मंचों पे तो ये कह रहे हैं ठीक है भाई इनको वोट देना। अभी अमित शाह जी की एक रैली भी वहां पर मुजफ्फरनगर में हुई थी, जिसमें संजीव बालियान और जयंत चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन अंदर खाने जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वो इसके विरोध की मिल रही है। तो तमाम कारण ऐसे बन गए कि संजीव बालियान भारी जो है बहुमत से जो है चुनाव हारने जा रहे हैं, और हरिंदर मलिक वहां जीत जाएंगे। जी जी। और इसी के साथ साथ इसी से लगी हुई सीट है सहारनपुर की। सहारनपुर में इमरान मसूद की बात कर लें, क्योंकि सहारनपुर में लगभग 46 से 47% मुसलमान है, और वहां पर दलित वोट जो है उनका भी अच्छा खासा वहां पर परसेंटेज है। बीएसपी की बात करते हैं तो उन्होंने गाड़ा समाज से, जो कि मुसलमानों से ही आता है, वहां से एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और उसके साथ साथ इमरान मसूद जो है वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इमरान मसूद जो है वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके युवाओं में बहुत अच्छी पकड़ है, और जमीन पर लगातार वो काम करते रहे हैं। हालांकि वो दल बदलते रहे, इससे थोड़ी सी उनकी छवि पर कहीं ना कहीं डेंट है, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है। आपको सहारनपुर की स्थिति क्या नजर आ रही है? और खासतौर पर जो ठाकुर समाज की आप रैली की बात कर रहे हैं, वो सहारनपुर में ही हुई है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका कितना असर सहारनपुर की सीट पर भी हो सकता है? देखिए, ठाकुर समाज की बात से ही शुरू करें तो कल लनौता में जो रैली हुई थी उसमें घोषणा हुई मंच से कि भाई जो भी व्यक्ति भाजपा के कैंडिडेट को जहां पर भी ठाकुर समाज है हरा सकता है, वो उस कैंडिडेट को वोट देनी है, भाजपा को वोट नहीं देनी है। तो एक तो ठाकुर समाज का अच्छा खासा वोट सहारनपुर में है, वो इमरान मसूद जी को मिलेगा।
मुसलमान ने बिल्कुल निश्चय कर रखा है कि जो भाजपा को हरा रहा है उसके साथ जाना है। बसपा ने बेशक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया हो, लेकिन उसकी तरफ कोई झांकने जाने वाला नहीं है। सारे के सारे मुसलमान लामबंद होकर के, क्योंकि इमरान मसूद केवल वहां स्थानीय नहीं, वेस्टर्न यूपी है, यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं और बड़े नेता हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके से दलितों में भी, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है सहारनपुर से ही जो चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं, उनकी इनसे अच्छी मित्रता है इमरान मसूद जी से। दोनों ने कई कार्यक्रमों में मंच भी शेयर किया है और इनका सपोर्ट भी, चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट भी जो है इमरान मसूद को मिल रहा है। और जिस तरीके से जाट भी नाराज चल रहे हैं जयंत चौधरी से, और जयंत चौधरी वहां मंच पे भी नहीं आई, सहारनपुर की रैली प्रधानमंत्री जी और योगी जी वाली थी, उसके बाद जाट समाज भी इनकी तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस सीट पर भी इस बार लूज करेगी। अच्छे मार्जिन से इमरान मसूद जी चुनाव इस बार जीत जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और सहारनपुर की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इससे इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री वहां पर रैली करते रहे, उन्होंने की है। इसके अलावा कांग्रेस की भी कई महत्वपूर्ण रैलियां पहले हमने देखी, चुनावी प्रचार जो इसकी शुरुआत भी वहां से की गई। तो सहारनपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट जो है, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, शहरी बड़ी सीट है और इससे कई तरह के सियासी समीकरण जो है वो साधे जाते रहे हैं। यहाँ पर बात पीलीभीत की भी करना बेहद महत्वपूर्ण है पुष्पेंद्र जी। भले ही वरुण गांधी अब उस सीट से कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मेनका गांधी ने जिस तरह की बातें कही हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो समर्थक है उनके वो रोए जब उनका टिकट कटा और वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, कुछ अच्छा ही आगे करेंगे, ये उनकी बात, उनकी कहना, और बहुत ही सधे हुए अंदाज में वो अपनी बात कहती हुई नजर आई। इससे साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात को कह भी दिया क्योंकि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बचा भी लिया। लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वरुण गांधी एक ऐसे नेता, एक युवा नेता रहे जो बीजेपी में रहते ही उनके खिलाफ उन्होंने तमाम बातें कही, और युवाओं में, किसानों में खासतौर पर जो सरदार हैं वहां उस बड़ी तादाद में, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ वो टिल्टेड रहे, उनकी तरफ उनका रुझान रहा। अभी वहां पीलीभीत की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है जब वरुण गांधी सीन में नहीं है? तो वरुण गांधी के समर्थक जो कि बीजेपी के ना कह के आप वरुण गांधी के आप मान सकते हैं, वो आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? वहां की जमीनी हकीकत क्या है फिलहाल? देखिए बुशरा जी, वरुण गांधी के टिकट को कटने के बाद भारी निराशा वरुण गांधी जी के जो अपने सपोर्टर हैं, और क्योंकि 30-35 साल से मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो लगातार वहां से सांसद रहे हैं, तो इनका एक भारी समर्थन है। और जो सिख वोटर हैं उनमें तो बहुत ज्यादा 100% लगभग इन्हीं के पक्ष के वोट वहां रहते हैं, तो उनमें सब में निराशा है। और वरुण गांधी जी ने भी जिस प्रकार टिकट कटने के बाद चुप्पी साध ली है, वो एक बार भी ना तो नॉमिनेशन में जो जितिन प्रसाद वहां से लड़ रहे हैं वहां गए, और जो स्थानीय कैंडिडेट वहां से गंगवार जी लड़ रहे हैं, क्योंकि कुर्मी बिरादरी वहां अच्छी संख्या में है और मुसलमान भी उनको बड़ी संख्या में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का टिकट है वो मिल रहा है, सिख समाज का सारा वोट वहां जा रहा है, और वरुण गांधी की जो है जो सपोर्ट बेस है वो सभी जातियों में कहीं ना कहीं है, तो वहां से भी लगभग सारे के सारे चुप्पी की वजह से इनके उस तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वरुण गांधी का टिकट काट के इनको दिया गया है। तो एक सिंपैथी की वेव जो वरुण गांधी के समर्थकों में वरुण गांधी जी के प्रति है, तो उसका एक गुस्सा इजहार करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। और उस सीट पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। इसके साथ साथ फर्स्ट पेज की 2 सीटें और हैं, बिजनौर की और नगीना की, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नगीना और बिजनौर की भी बात हम कर लेते हैं। और नगीना में जाहिर सी बात है, पहले चंद्रशेखर आजाद को लग रहा था कि जो गठबंधन का कैंडिडेट उनको बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर उनको नहीं बनाया गया, और फिर उसके बाद अब वो आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना की अगर हम बात करते हैं तो नगीना में लगभग 25 से 26% दलित हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी जो है वो वहां पर बहुत बड़ी है, जो ये लगभग तय करती है कि इस सीट पर कौन जीतने जा रहा है और किसकी हार होने जा रही है। अगर बिजनौर में, अगर नगीना में चंद्रशेखर आजाद को मुसलमानों का और अगर दलितों का संयुक्त अगर वोट उनको बड़े पैमाने पर मिल जाता है एक तरफा, तभी उनकी जीत वहां पर सुनिश्चित हो सकती है। अदरवाइज उनकी सीट पूरी तरीके से फंसती हुई यहां पर नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं बिजनौर और नगीना को लेकर, पुष्पेंद्र जी? देखिए, जहां तक नगीना का सवाल है, चंद्रशेखर जी जो है वहां जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले 1-1.5 साल से
घूम घूम करके उन्होंने अपनी बड़ी जबरदस्त वहां मेहनत करके पैठ बना ली है। सारे दलितों में, विशेषकर युवाओं में तो 100% सपोर्ट जो है चंद्रशेखर आजाद जी का हो रहा है। और इसी के साथ साथ मुसलमान भी, क्योंकि मुसलमानों के सीए के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों या महिला पहलवानों के मुद्दे हों, तो तमाम मुद्दों पर, क्योंकि ये प्रमुखता से, प्रखरता से हर जगह शामिल हुए हर आंदोलन में, तो ये इन्होंने एक अच्छी लीड बना ली है। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको अच्छी तरह जानता हूं, अच्छे मित्र हैं हमारे। उन्होंने लगभग जो है 70-80% गांव व्यक्तिगत रूप से कवर कर लिए हैं। जो बाकी कैंडिडेट उनको तो डिक्लेयर हुए अभी 10-12-15 दिन हुए हैं, और वो कोई डेंट नहीं लगा पा रहे हैं। और ये जबरदस्त स्पीच देते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलनसार हैं लोग। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक इनसे मिलते रहते हैं, और सुबह से लेकर रात तक इनकी कैंपेनिंग करीब जो है 12-15, 20-20 गांवों में इनकी लग रही है। कोई गली नुक्कड़ और गांव नहीं है जो इनसे छूटने वाला है। अगले 10-12 दिन के अंदर जबरदस्त ये आगे भी चुनाव प्रचार करेंगे। और अभी परसों नगीना में जो मायावती के भतीजे, उनकी भी एक रैली हुई थी, उसमें इन्होंने इनको जो है चंद्रशेखर आजाद जी को बड़ा भरा बुरा कहा कि साहब एक नेता है, वो आ जाता है, युवाओं को बरगला देता है, जहां जहां पे आपके ऊपर अत्याचार होते हैं वहां चला जाता है, वहां पर संघर्ष करता है सड़कों पे, फिर आपके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, हमारी स्टाइल काम करने की नहीं है। अरे चंद्रशेखर भाई, अगर किसी मजलूम की, गरीब की, दलित, वंचित, शोषित जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, किसी का बलात्कार हुआ है, किसी की हत्या हुई है, किसी को जो है पीटा गया है, और उसके उसमें चले जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। और वो ये नहीं कहते कि भाई, वो तो सबसे पहले खुद जाकर के भिड़ते हैं, और उनको कई बार जेल भी उस विषय में काटनी पड़ी। तो वो तो उन्होंने बड़ी भारी लीड बना ली है। और सारा मुसलमान तो एक जगह, मुसलमान तो देख रहा था सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति जो है उसके पीछे हम जाएंगे। तो जो बाकी 2 कैंडिडेट है, उनका तो नाम भी जो है किसी को याद नहीं है कौन कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अच्छी लीड बना ली, इनकी भारी चर्चा भी है, और ये वहां से अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अब आई बात बिजनौर की। देखिए, बिजनौर में लोकदल का प्रत्याशी है चंदन चौहान जी, गुर्जर समाज से आते हैं। और पहले लगता था कि ठीक है, उनका मामला ठीक रहेगा, इंडिया गठबंधन का, और भाजपा और लोकदल मिल गए, जाट सारा मिल जाएगा। लेकिन बसपा ने वहां जाट कैंडिडेट उतार दिया, तो जाट सारा का सारा लामबंद बसपा की तरफ हो चुका है। इधर उसके बाद एक सैनी समाज से जो है समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया, तो उनके साथ सैनी प्लस जो है मुसलमान प्लस अन्य, क्योंकि सैनी जो है, जो बिरादरी है, वो बहुत डोमिनेंट नहीं मानी जाती, लेकिन छोटी छोटी बिरादरियां उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ इस सीट पर भी भारी संकट है। और जो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब योगी जी की रैली थी, उसमें जयंत चौधरी गायब थे, जबकि उनका खुद का कैंडिडेट है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कैंडिडेट के रैली में ही ना आए और उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठे हो, तो उस दिन ही उनकी चुनाव की हवा निकल गई। उनको लग गया कि भाई जाट तो फिर सारा का सारा या तो उधर जाएगा, या फिर जो है रुक कर सकता है सैनी की तरफ भी, कि भाई हमें इनको हराने के लिए यहाँ पर वोट देना। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति, मतलब सीट वहां बहरहाल फंसी हुई है। इनके जीत के कोई लक्षण वहां नजर नहीं आ रहे हैं चंदन चौहान के, जो राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट। जी। और आखिर में बात मुद्दों की भी कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। किस पार्टी ने किस जाति का कैंडिडेट वहां से उतारा है, उसके फेवर में वो जाति कितनी एक तरफा जाती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ इन तमाम सीटों पर, जो फिलहाल अभी 8 सीटों पर जिसमें 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मुसलमान जो है उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और भी सीटों पर है, लेकिन यहाँ पर उनकी आबादी बहुत अच्छी है। और जाहिर सी बात है कि वो अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कौन सा जिताऊ कैंडिडेट है जो बीजेपी को हराए। ये सीधे के सीधे तौर पर ये समीकरण है। लेकिन मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं मोटे तौर पर, अगर हम देखें फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर? किसान आंदोलन का कितना असर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये शुगर बेल्ट भी है यहाँ पर कुछ सीटें जिसमें आ रही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जाटों का प्रभाव अच्छा खासा है। आप यहाँ पर मुद्दे क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कोई काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्या मंदिर की कोई सियासत यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, या प्योरली आपको लग रहा है सिर्फ जो मुद्दे हैं जो जन सरोकार के जुड़े हैं उन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, या जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी है? देखिए, इसका एक शॉर्ट जवाब तो ये है कि जो ठाकुरों की पंचायत हुई थी, उसमें स्वयं उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसे योजनाएं हमारे ऊपर लाद दी गई, हमारे बच्चे जो फौज में चले जाते थे वो नहीं जा पा रहे।
भारी बेरोजगारी जो है तमाम ग्रामीण क्षेत्र की जातियां आज की तारीख में झेलने को मजबूर है। उनके युवा जो 22, 23, 24 साल के थे जब 2014 में, वो 35 साल के हो गए, उनकी शादियां नहीं हो पाई हैं, उनकी नौकरियां नहीं लगी हैं, ऐसी बुरी स्थिति हो गई है। और गन्ना भुगतान का मामला हो, गन्ना भुगतान लगातार जो है जिस तरीके से इन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं हुआ है। गन्ने के रेट जितने बढ़ने चाहिए थे, इन्होंने तो पहले ही कहा था 1.5 गुना दे देंगे, तो 450-500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ उसने महिलाओं के ऊपर भी असर डाला और जो किसान बिरादरियां अन्य उनके ऊपर भी असर डाला। और इसी तरीके से बाकी जाट आरक्षण ना मिलने की वजह से भी एक नाराजगी बनी हुई है। और धार्मिक ध्रुवीकरण का कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं है। जो जाटों में या किसानों में प्लस मुसलमानों का एक भाईचारा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बिगड़ गया था, उसके बाद इसको सुधारने का काम हुआ था, जिसमें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तमाम साथ आए थे। तो जयंत चौधरी के जाने के बाद वो खुद कह रहे हैं कि भैया जयंत जाता हो जहां चला जाए, हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ना ही हम अपना भाईचारा खराब करेंगे। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश तो इन्होंने की है, मेंशन भी एक दो जगह किया है, 370 धारा की बात इन्होंने की है, या पहले पलायन होता था, या पहले कर्फ्यू लगता था, अब जो है कांवड़ चलती है, इस तरह के मुद्दे इन्होंने उठाए। लेकिन पब्लिक में ये मुद्दे बहुत ज्यादा जो है प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं। इस बार सीधा सीधा संविधान को बचाने का, देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और अपने रोजगार को, महंगाई पे, और जिस तरह की योजनाएं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाली है, चाहे 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात हो, या आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 50% से ज्यादा करने की बात हो, या किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात हो, अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो है युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में असर करते दिखाई दे रहे हैं और मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, एक कमी थोड़ी सी जरूर चल रही है कि अभी इस क्षेत्र में कोई बड़े नेताओं की इंडिया गठबंधन की रैलियां नहीं हुई हैं और इन्होंने अपनी सारी रैलियां कर दी हैं। उसका मुझे आशा है कि अगले 5-7 दिन में यहाँ पर कुछ रैलियां ज्वाइंट, जिसमें राहुल गांधी भी हो और अखिलेश यादव भी होंगे, तो चुनाव बाकी लोग, मतलब बाकी समीकरणों के वैसे चुनाव इंडिया गठबंधन का उठा हुआ है, लेकिन वो और ज्यादा उठ जाएगा और जीत की तरफ इन तमाम सीटों पर अग्रसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, रैलियों की कमी है और वो कहीं ना कहीं खल रही है, उसकी शिकायत भी हो रही है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो नेता हैं, उनसे लखनऊ में इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी चल रही है, आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन इसमें देरी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है किन ताकतों से आपकी लड़ाई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एज लेना चाहिए था। और वहीं कहीं ना कहीं कुछ सीटों में, कुछ सीटों के बंटवारों को लेकर, कुछ टिकटों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर जरूर आ रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन अभी भी आज 8 तारीख है और 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि 5-6 दिन बचे हुए हैं। अगर इसमें भी सही तरीके से रैलियां कर दी गई इन क्षेत्र में, तो पूरी तरीके से बाजी अभी पलटी हुई है। इसमें और ज्यादा 4 चांद इसमें लग सकते हैं और ये देखना होगा। जाहिर सी बात है, साफ तौर पर लग रहा है कि मुद्दा विहीन सियासत बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 370 की बात करते हैं, वहां पर बात करते हैं कि आप मुस्लिम लीग की छाप जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, या वामपंथ की छाप जो है वो नजर आ रही है। और इसी मुद्दे को पूरी तरीके से उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुद्दों की काट मुद्दों होना चाहिए। लेकिन बीजेपी जब हताश, निराश हो जाती है तो वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही लौट कर आती है और विपक्षी पार्टियों को देश का दुश्मन बताना, और यही सब उसके एजेंडे में सबसे ऊपर नजर आता है। वही फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।